हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीएससी कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इस मॉडल पेपर को हल। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर को हल। तो दोस्तों, आपका जो पेपर के लिए समय रहेगा तो आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। और पूर्णांक रहेगा पेपर के लिए 80 अंक, यानी 80 अंक का आपका पेपर होगा। और ये है पेपर से संबंधित कुछ दिशा निर्देश, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। 1 से लेकर जो 6 तक जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों आपके सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अवैध वाले प्रश्न होंगे। तो आपके 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक जो प्रश्न है वे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याएं संवर्त है। तो हमें दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है कि परिमेय संख्या संवर्त किसके अंदर है, योग व गुणन के अंदर है, या योग व व्याकलन के अंदर है, या योग व्याकलन व गुणन तीनों के अंदर है। अब दोस्तों, संवर्त का मतलब क्या होता है? संवर्त का मतलब होता है कि कोई भी हम दो परिमेय संख्या लेंगे और उन दोनों के बीच में हम ये जो दिए गए हैं इनका पालन करेंगे, तो जो मान प्राप्त होगा वो वापस परिमेय संख्या के अंदर प्राप्त होना चाहिए। जैसे कोई भी हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, उनका अगर योग करवाते हैं तो योग करवाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो वापस परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार में पूछा गया है। तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं योग, व्याकलन व गुणा तीनों के अंदर संवर्त होती है। यानी अगर कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं, उनका योग करवाते हैं तो वापस एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर उनका व्याकलन यानी घटाव करवाते हैं तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और अगर कोई दो संख्या लेते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं और उनका गुणा कराते हैं तो भी वापस एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जो 1 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन में हो जाएगा हमारा सही स ऑप्शन। इसके बाद आता है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न कि 8 क्यूब की घन संख्या होगी। इसके अंदर पूछा गया दोस्तों में कि 8 की घन संख्या होगी, यानी 8 का क्यूब का मान बताना है। तो क्यूब कैसे निकालते हैं? तो 8 क्यूब है तो 8 को 3 बार गुणा कर देंगे इस प्रकार। तो ये दोस्तों आ जाता है हमारे पास 512। 8 का 8 के साथ गुणा, 8 × 64, और 64 का 8 के साथ गुणा तो 512। तो द ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न कि 1000 रुपये पर 8% साधारण ब्याज से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर। तो बट्टे में लगता है 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 होता है। तो मूलधन है 1000, मूलधन गुणा दर, तो दर है हमारे पास 8%, तो हम 8 का 8 लिखेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो समय कितना है? 2 वर्ष। ये वर्ष में दोस्तों आपको वर्ष के अंदर लेना है, समय हमेशा वर्ष में लेना है आपको, बट्टा 100। सूत्र एक बार और बता देता हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र, केवल साधारण ब्याज के लिए। तो सॉरी, यहाँ पर 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा, ये 100 है। तो यहाँ पर 2 शून्य है, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 10 × 8 × 2। तो 10 को 8 से गुणा 80, 80 को 2 से गुणा तो 160। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 160 रुपये, यानी द ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब बता दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4, और 4 नंबर सवाल के अंदर दिया गया है कि एक कार 5 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, हमें 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो हम उसको 720 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये निकालना होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया गया है कि 5 घंटे, 5 हावर्स में घंटे में दूरी तय करने में कितना समय लगता है? सॉरी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो ये करती है 360 किलोमीटर। 5 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दोस्तों, 360 को हम 1 से भी गुणा कर सकते हैं, 360 को हम 1 किलोमीटर से भी गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें निकालना है सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर दूर तय करने में समय आ जाएगा हमारे पास 5/360।
क्योंकि ये 360 इधर 1 के गुणा में है तो ये 5 के भाग में आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर दूर तय करने में हो जाएगा 5/360 हावर्स, यानी 5/360 घंटा। तो हमें तो 720 किलोमीटर दूर तय करने में समय पूछा गया, तो लिखेंगे इसलिए 720 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय हो जाएगा। तो 5/360 को 720 से गुणा कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और इस 36 का भाग जाता है 72 के अंदर 2 बार, 5 × 2 यानी 10 घंटा। तो हमारा जो ड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 5 नंबर कि निम्न में से द्विपदी व्यंजक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा व्यंजक है जिसके अंदर 2 पद है, तो हमारा स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके अंदर वाई व जड है और ये हमारा एक द्विपदी व्यंजक होगा, तो 6 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर कि 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो दोस्तों 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको चतुर्भुज कहते हैं। ब ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, और दोस्तों हमारा जो 7 नंबर से 11 नंबर तक जो प्रश्न है वे अति लघुतात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 7 नंबर से लेकर 11 नंबर तक। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं 7 नंबर प्रश्न को हल। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 100 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो दोस्तों हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 100 से गुणा करें तो 100 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 10 वह सबसे छोटी संख्या है दोस्तों जिसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, और 1000 एक 10 का पूर्ण घन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 10 का घन करते हैं तो 1000 प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों वह सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होगी जिसको 100 से गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, और 1000 10 का घन होता है। तो दोस्तों ये आपको पूरी डिटेल के साथ आपको लिख देना है कि वह सबसे छोटी संख्या 10 होगी जिसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, और 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, और 10 वह सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 10 से छोटी संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 100 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ये आपको पूरी डिटेल के साथ आपको लिख देना है। इसके बाद आता है 8 नंबर प्रश्न कि व्यंजक एक्स वाई वाई जेड व जेड एक्स का गुणनफल लिखिए। इसके अंदर दोस्तों हमें एक्स वाई का गुणा करना है वाई जेड के साथ और इसका गुणा करना है जेड एक्स के साथ, यानी इन तीनों का गुणा करके लिखना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस प्रकार की संख्याओं के अंदर एक्स का एक्स के साथ गुणा होता है, यानी सेम संख्याओं के साथ गुणा होता है। तो एक्स इंटू एक्स ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर बन गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार ये हो गए दोस्तों हमारे 8 प्रश्न। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9, और 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो दोस्तों एक समबाहुभुज की हम कितनी भुजाएं लें ताकि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा 360 बट्टे बाह्य कोण की माप बट्टे बाह्य कोण की माप। ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। आपको यहाँ पर लिख देना है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है हमारा 360 बट्टा बाह्य कोण की माप, ये फॉर्मूला होता है। तो 360 बट्टा बाह्य कोण की माप कितने 24 डिग्री 24, तो 360 के अंदर 24 का भाग देंगे। तो दोस्तों 36, सबसे पहले तो 36 के अंदर जाएगा एक बार, तो ये बच गया हमारे पास कितना 12 बच गया, तो एक हाथ शून्य लगाएंगे तो 120 हो गया। तो जब हम 120 के अंदर 24 का भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5 बार। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम 360 के अंदर 24 का भाग देंगे तो ये आता है 15, और हमें पूछा गया था क्या गया था कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो दोस्तों वो होगी हमारी 15 भुजाएं, आपको यहाँ पर लिख देना है भुजाएं। तो दोस्तों एक समबाहुभुज की जब हम 15 भुजाएं लेंगे तब दोस्तों उसके एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री होगी। तो इसलिए दोस्तों इस प्रकार हमारा जो 9 नंबर है क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 15 भुजाएं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है, तो सबसे पहले तो हमें आकृति देखनी है कि किसकी आकृति है। तो ये एक आयत की आकृति है जिसके अंदर लंबाई है 14 सेमी, चौड़ाई है 7 सेमी। इसका हमें परिमाप देखना है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 ×
फिर आता है लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है दोस्तों आयत का परिमाप का सूत्र। तो ये सूत्र लगाएंगे तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई है 14 प्लस चौड़ाई है 7, तो 2 गुणा तो 14 और 7 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा 21, तो 21 इंटू 2 ये हो गया 42, और यहाँ पर माप सेमी में है तो यहाँ पर लिख देंगे सेमी, 42 सेमी। तो इस प्रकार दोस्तों इसका परिमाप हो गया 42 सेमी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आता है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि दी गई आकृति में एक नीली गेंद को बी से दर्शाया गया प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों इसके अंदर नीली गेंद यानी बी को प्राप्त करने की प्रक्रिया बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बी यहाँ पर कितनी है, तो यानी नीली गेंदें कितनी है। तो नीली गेंदें हैं 1 2 3। तो सबसे पहले तो ऊपर नीली गेंदों को लिख देंगे बट्टी। अब टोटल गेंदों को लिखेंगे, तो टोटल गेंदें हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। तो दोस्तों इस प्रकार नीली गेंदों को यानी बी को प्राप्त करने की प्रक्रिया हो जाएगी 3/7, क्योंकि 3 नीली गेंदें हैं और 7 सभी गेंदें हैं। ये तो दोस्तों मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पर एग्जाम के अंदर पूरी डिटेल के साथ लिखना होगा। आपको सबसे पहले तो लिखना होगा कि चूंकि नीली गेंदों की संख्याएं बराबर 3, टोटल गेंदों की संख्याएं बराबर 7, अतः नीली गेंदों को प्राप्त करने की प्रक्रिया बराबर 3/7। इस प्रकार आपको पूरी डिटेल के साथ लिखना होगा एग्जाम के अंदर। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार ये था दोस्तों हमारा अति लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन, जो थे हमारे 7 नंबर से लेकर 11 नंबर तक। इसके बाद दोस्तों अब स्टार्ट होता है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, और लघुत्तरात्मक प्रश्न दोस्तों है हमारे 12 नंबर प्रश्न से लेकर 21 नंबर तक प्रश्न। और इसके अंदर दोस्तों हमारा जो खंड ए खंड है, इसके अंदर 12 से लेकर 15 तक प्रश्न शामिल है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों हमारे लगभग 4 अंक के होंगे। तो हमारा जो 12 नंबर से 15 नंबर जो प्रश्न है सभी 4 अंक के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे 12 से लेकर 15 तक प्रश्नों को हल। तो 12 नंबर प्रश्न कहता है, और दोस्तों आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य में उपयुक्त चिन्ह अंकित कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इन प्रश्नों में सत्य व असत्य बताना है। तो पहला है कि संख्या 826 2 से विभाज्य है। इसके अंदर पूछा है दोस्तों कि 826 के अंदर 2 का भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि इस संख्या के अंत में 6 है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्या हो तो उसके अंदर 2 का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 का भाग जाता है, अतः यह एक सत्य कथन है। तो इसके अंदर लिख देंगे यह सत्य है। इसके बाद आता है 2 नंबर की संख्या 927 9 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों हमें 927 के अंदर 9 का भाग देकर देखना होगा। तो इसके अंदर 9 का भाग देकर देखते हैं। तो 9 का भाग एक बार, 9 में से 9 गया, शून्य बचा, यहाँ पर 2 उतारेंगे। तो हम जानते हैं कि 2 के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे। उसके बाद 7 यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 27 के अंदर 9 का भाग, तो 9 3 होता है दोस्तों हमारा 27, 27 में से 27 गया, 0 बच गया। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 927 के अंदर 9 का भाग पूरा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 927 9 से विभाज्य है। और इसके अंदर पूछा गया कि 927 9 से विभाज्य नहीं है। ये दोस्तों एक असत्य कथन है, क्योंकि 927 के अंदर तो 9 का भाग जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर ये कथन एक असत्य कथन है। तो लिख देंगे यहाँ पर असत्य, ये कथन एक असत्य है। इसके बाद आता है दोस्तों कि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी संख्या की इकाई के अंदर अगर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य अवश्य होती है। तो ये भी एक सत्य कथन है। इसके बाद आता है कि संख्या 21y5 9 का गुणज है, यानी इसके अंदर 9 का भाग जाता है जहाँ पर y एक अंक है यदि y का मान 2 है। तो दोस्तों इसके अंदर में पूछा गया है कि 21y5 ये संख्या है, y की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, यानी 2 रख देते हैं। तो y की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो ये बन गया 2125। और दोस्तों अब हमें पूछा गया कि 2125 9 का गुणज है, यानी 9 के गुणा के अंदर आता है, यानी 2125 के अंदर 9 का भाग जाता है। ये हमें चेक करना है। तो 2125 के अंदर 9 का भाग देकर देखते हैं। तो 2125 के अंदर 9 का भाग
देकर देखते हैं। तो 9 दुए होता है हमारा 18, तो 21 में से 18 गया, बच गया 3, फिर 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पर लिख दिया। अब 9 का भाग देंगे 32 के अंदर, तो हम जानते हैं कि तो 9 3 होता है 27, तो 32 में 27 गया, 5 बच गया। अब यहाँ पर ये 5 बचा, ये 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 55 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2125 9 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। और हमें इसके अंदर पूछा गया है कि संख्या 2125 9 का गुणज है, तो ये एक असत्य कथन है, ये 9 का गुणज नहीं है, क्योंकि ये 9 के पाड़े में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ये था हमारा 12 नंबर प्रश्न। इसके बाद आता है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे कुछ आकार दिए गए हैं, दिए गए प्रत्येक आकार की पहचान कर रिक्त स्थान में आकार का सही नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये आकार दिया गया है, ये क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसके अंदर चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये एक वर्ग है। इसके बाद आता है ये, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक शंकु की आकृति है, शंकु। ये एक बेलन है और ये एक घन है, क्योंकि इसकी जो सभी जो फलक है ये सभी एक जैसे हैं, यानी इनकी भुजाएं सभी की एक जैसी है, एक प्रकार से वर्ग का काम करती है, तो ये एक घन होगा। तो ये था हमारा 13 नंबर प्रश्न। और दोस्तों आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आता है 14 नंबर प्रश्न कि दिए गए पाई चार्ट में 500 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाया गया। यहाँ पर दोस्तों 500 वाहन चालक है जिनकी कई प्रकार की गलतियों से जो दुर्घटनाएं होती है उनको दर्शाया गया है इस पाई चार्ट के अंदर। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आता है कि सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से एवं कितनी हुई। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पूछा गया कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस गलती से हुई। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो दिए गए हैं प्रतिशत में ये दुर्घटनाएं हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 30% है, तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई है, सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई है। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ लिखना है कि आंसर के अंदर 1 नंबर लगाना है, उसके अंदर आपको लिखना है कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं वाहन चालक की गलती से हुई है। उसके बाद पूछा गया है कि गलतियाँ कितनी हुई है, तो 30% हुई है। तो टोटल वाहन कितने हैं? 500 वाहन चालक है, तो हमें 500 का 30% निकालना होगा। तो 500 का 30% हमें निकालना होगा, तो 500 का 30% निकालेंगे, तो 500 का तो 500, हम जानते हैं कि का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगता है, फिर 30 का 30% को हटाकर भाग में 100 लगता है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 × 30, तो ये होगा हमारे 150। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे अधिक दुर्घटनाएं वाहन चालक की गलती से हुई है और वाहन चालकों की गलती से 150 दुर्घटनाएं हुई है। तो ये होगा 1 नंबर सवाल का आंसर। ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा डिटेल के साथ लिखना है कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं वाहन चालक की गलती से हुई है। उसके बाद आपको लिखना है कि वाहन चालक की गलती से होने वाली दुर्घटनाएं बराबर 500 × 30/100 बराबर 150 दुर्घटनाएं। इस प्रकार आपको डिटेल में लिखना है। इसके बाद आता है कि अचानक ब्रेक लगाने और सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इसी प्रकार आपको निकालना है कि अचानक ब्रेक लगाने से होने वाली दुर्घटनाएं बराबर, तो अचानक ब्रेक लगाने से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं? 12%। तो टोटल 500 वाहन चालक है, तो आपको निकालना है 500 का 12%। 500 का 12% आपको निकाल देना है। तो 500 का तो 500, का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 12 का 12, प्रतिशत को हटाकर भाग में 100 लगा देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 5 होता है हमारा 60। तो अचानक ब्रेक लगाने से 60 दुर्घटनाएं हुई है। इसी प्रकार आपको सड़क की खराब स्थिति से होने वाली दुर्घटनाएं आपको निकाल देनी है। सड़क की खराब स्थिति से 15% है, तो 500 का 15% निकाल देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यह था 14 नंबर प्रश्न। और दोस्तों आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। तो 15 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज RING दिया गया है। दोस्तों हमें एक समांतर चतुर्भुज RING दिया गया है, ये जो आगे प्रश्न में दिया गया है। परिभाषाओं व गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसको देखकर हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है कि RG किसके बराबर होगी। ये जो RG है
ये किसके बराबर होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ये बराबर होंगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, ये एक दूसरे के बराबर, ये एक दूसरे के बराबर। तो ये जो आर जी है ये इस एन आई के बराबर होगी या आई एन। तो यहाँ पर आर जी बराबर होगी आई एन, आई एन। इसके बाद 2 नंबर है कि कोण जी आर आई, ये जो जी आर आई ये कोण किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा, आई एन जी के, आई एन जी के। यहाँ पर हो जाएगा कोण आई एन जी। इसके बाद आता है दोस्तों कि ओ एन किसके बराबर होगी, ओ एन। तो दोस्तों ओ एन हमारे बराबर होगी ओ आर के, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समान 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये जो विकर्ण है इसको 2 भागों में बांटेगा, तो यहाँ पर ओ एन बराबर होगा ओ आर के। इसके बाद आता है दोस्तों कि एम कोण आर, यानी कोण आर का मान, ये जो कोण है इसका मान व कोण आई इसका मान, इन दोनों का योग कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों समांतर है, ये रेखा दोनों समांतर है। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों का योग सदैव 180 होता है, तो इन दोनों कोणों का योग भी सदैव 180 डिग्री होगा। तो इसका ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 तक क्वेश्चन, ये 4-4 अंक के थे। इसके बाद दोस्तों 16 से 21 तक ये भी लघुचात्मक क्वेश्चन है, ये भी 4-4 अंक के हैं। और उसके बाद दोस्तों जो 21 से आगे के प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतने ही प्रश्न करवाऊंगा और यहाँ पर जो 16 से आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।